हेलो साथियों, तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 6 को देखने वाले हैं, जिससे आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना था। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 6 को देखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो है 30 मई 2026 को प्रकाशित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जो है 2023 और 24 के जो आंकड़े जारी किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के प्रमुख निष्कर्ष क्या है। तो देखते हैं कि पहला कि क्या है 715 जिलों में जो है 6.79 लाख परिवारों पर आधारित आंकड़े हैं। कितना इतना परिवार है 6.7 लाख आंकड़ों पर आधारित ये रिपोर्ट है। मातृत्व देखभाल, बाल टीकाकरण, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय जो है सुधार को दर्शाता है ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट। और कितना जिले हैं 715 याद रखिए, परिवार 6.79। तो और आगे बढ़ के हम देखते हैं सारे आंकड़े को। उस आंकड़े में जो पहला रिपोर्ट दिखाया गया है, जैसे हम लोग देखें कि बाल टीकाकरण और महिला सारे संबंधित है, तो उसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे कि पहला पॉइंट क्या है, मातृत्व एवं नवजात देखभाल में हम देखते हैं मातृत्व एवं नवजात देखभाल में अस्पतालों में प्रसव का प्रतिशत जो है वो 68.6% से बढ़कर 90.6% हो गया। तो आपसे मातृत्व और नवजात देखभाल में पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि पहले कितना था 88.6% था, जो कि 19.6% हो गया है। इसमें मातृत्व और नवजात देखभाल में ध्यान थोड़ा सा रखते जाएंगे तो याद रह जाएगा। 88 से लेके 96, इधर तो दोनों में 6 है ही, ये 90 हो गया, 2 पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। समग्र प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि प्रसव से पहले जो देखभाल होती है उसके बारे में, कि अर्थात गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ जांच जो है 95.9% तक पहुंच गई है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने में प्रारंभिक जो जांच है, गर्भावस्था से जो 3 महीने थे उसमें जो है 70 से लेके 76.2% हो गई है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने में जो है पहले 70 था और अब 76.2% हो गई। आगे बढ़ के देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ कि जन्म के 2 महीने के भीतर यानी बच्चा आ जाता है, उसके बाद 2 महीने में नवजात स्वास्थ्य जांच जो है दर है वो देखभाल जो बढ़ गई है, वो कितना बढ़ गई है, तो जो है 85.30% 3% बढ़ गई है। जन्म के 2 महीने के भीतर जो नवजात का स्वास्थ्य जांच होगा उस दर में जो है इतना बढ़ोतरी हो गई है। कितना 85.3%, कितना है 85.3%। ये सारे पहले की रिपोर्ट है, हम 6 के देख रहे हैं, तो ये कितना बढ़ गया 85.3%। और भी आगे देखते हैं। तो महिला के संदर्भ में तो हम लोगों ने देख लिया कि कितना जो मातृत्व नवजात था वो 88.6 से 90 हो गया, और जो क्या बोलते हैं जो भागीदारी थी बच्चों को 2 महीने के बाद जांच वो 85.3% याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं बाल टीकाकरण में। तो बाल टीकाकरण में देखेंगे तो बाल टीकाकरण में देखते हैं कि 12 से जो 23 माह की आयु के वर्ग के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण जो है, यानी 12 से 23 माह के जो बच्चे हैं उनको जो है 83.8% से टीकाकरण जो है वो 87.1% हो गया है उनका टीकाकरण। स्वास्थ्य से संबंधित ये रिपोर्ट। तो 83.8% से बढ़कर जो है वो 85, 86, 87 जो है 87.1% हो गया। याद रखिए किसमें, बाल टीकाकरण में। और इसका वायु वर्ग भी याद है 23 से मतलब 12 से 23 माह तक। ठीक है, इतना याद वाला याद रख लीजिएगा, क्योंकि कितना 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया। आगे देखते हैं रोटा वायरस वैक्सीन को कवरेज दुगने से अधिक बढ़कर जो है, रोटा वायरस आप जानते हैं बच्चों को ही लगाया जाता है, तो ये जिसका जो कवरेज है दुगने से अधिक हो गया, बढ़कर कितना, पहले था 36.4%, अब हो गया 85.4%। 36 से बढ़कर कितना दुगने से अधिक हुआ है ना, तो दुगने से अधिक तो 85.4% हो जाएगा। पहले था 36 और अब हो गया 85.4%। इसमें भी 4, इसमें 4 भी, 36 से 85 बस याद रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं और भी कुछ दिया हुआ है रोटा वायरस के बारे में, कि रोटा वायरस वैक्सीन एक जो है ओरल लाइव, क्या है ओरल लाइव रोटा वायरस वैक्सीन जो ओरल लाइव ओरिएंटेड जो है वैक्सीन है, जो कि शिशुओं के रोटा वायरस से होने वाले गंभीर दस्त और निर्जलीकरण से सुरक्षा करता है। बच्चों के लिए ही है रोटा वायरस। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसे जो है सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 6 या 10 या 14 माह की आयु
में दिया जाता है बच्चों को। यह बाल मृत्यु दर और अस्पताल में भर्ती होने वाली घटनाओं को कम करने में सहायक है। रोटा वायरस, तो रोटा वायरस एक अच्छा ही फैक्ट है, तो इसको हम याद रखेंगे कि रोटा वायरस का ये याद रख लेंगे 36.4% से 85.4% हो गया है। और टीकाकरण जो है बच्चों को, जो कि 12 से 23 में है, वो 83.8% था, जो कि अब 87.1% हो गया है टीकाकरण। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे क्या है यहाँ पे बाल पोषण के संकेतों में हम देखते हैं, तो यहाँ पे दिखाया हुआ जैसे कि बाल पोषण संकेतों में सुधार, तो दीर्घकालीन कुपोषण के आंकड़ों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उल्लेखनीय क्या कमी दर्ज की गई है, तो देखते हैं जैसे कि अस्टिंक्ट अस्टिंक्ट क्या है, तो ये अर्थात अस्टिंक्ट का अर्थात हम समझते हैं। देखिए मेंस भी आपको मदद कर सकता है इसमें लिखने में, तो अर्थात आयु के अनुपात में कम लंबाई वाले बच्चों का प्रतिशत है। जितनी आयु हो गई है उसका जो लंबाई है कम है, उस अनुपात में स्टिंग उससे कहते हैं। तो उसका प्रतिशत क्या है, पहले कितना था, तो 25 बोल रही हूँ, 35.5% था। पहले इतना था, इतने बच्चे मतलब कि आयु हो जाता था, लंबी नहीं हो पाते पर वो अब घट गया है। कितना घट गया है, तो 29.3% हो गया है। ध्यान रखने वाली थोड़ी बात है कि स्टैंडिंग में पहले जो है स्टैंटिंग में जो है पहले वो 35.5% था और अब जो है वो 29.3% हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं ये क्या है, वेस्टिंग वेस्टिंग का मतलब क्या है, तो वेस्टिंग अर्थात लंबाई के अनुपात में अत्यधिक कम वजन होने वाले बच्चों का प्रतिशत, यानी लंबाई तो हो गई है पर उनका वजन कम है, ऐसे बच्चों को वेस्टिंग कहते हैं। ऐसे बच्चों का प्रतिशत है, तो ये घटकर कितना हो गया, घट इस समय सारों में कमी आई है। तो ये पहले था 7.7% पर अब कितना हो गया, 5.2% हो गया। कितना हो गया, 7.7% से 5.2% हो गया है वेस्टिंग। स्टैंडिंग कितनी हो गई, तो 35.5% से घटकर 29.3% हो गई है। और ये जो है 7.7% से घटकर 5.2% वेस्टिंग होगी। आगे और भी आंकड़े हम देखते हैं, तो और आखिरी में हम देखेंगे अब स्वास्थ्य बीमा के संबंधित में। तो देखते हैं कि स्वास्थ्य बीमा अर्थात सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से आच्छादित परिवारों का जो प्रतिशत है, यानी कि जो स्वास्थ्य बीमा कहने का मतलब है कि जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, तो उससे कितने लोग या कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, आच्छादित हो रहे हैं, उनका प्रतिशत है। तो स्वास्थ्य बीमा से कितने लोग आच्छादित हुए हैं, कितने परिवार आच्छादित हुए हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पे क्या 41% से बढ़कर 60% हो गया, जिससे लोगों की चिकित्सा व्यय पर जो है आउट ऑफ पॉकेट में उल्लेखनीय कमी आई है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो है 41% ही लोग जो है सरकारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा पाते थे और अब जो है 60% लोग 60.2% लोग जो है सरकारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा पा रहे हैं, जिससे चिकित्सा में उन लोगों का व्यय जो है आउट ऑफ पॉकेट, उनका पॉकेट से जो खर्चा होता था उसमें कमी आई है। तो इसी स्वास्थ्य बीमा में याद रखेंगे 41% से बढ़कर 60.2% हो गया है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे महिलाओं में स्वतंत्रता में हम देखेंगे कि महिलाओं की स्वतंत्रता में हम देखते हैं कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग दोगुना हो गया है, यानी इंटरनेट जो उपयोग कर रही है महिलाएं, तो वो जो पहले था 33.3% अब 64 हो गया, दुगना हो गया। 33 का लगभग चौथा दुगना के ही समान है, ये 33 से गुना करिएगा तो 66 होगा पर 64 है। तो 33.3% से बढ़कर क्या हो गया, 64.3% हो गया है। जो महिलाओं की स्वतंत्रता, यानी कि उनको जो है महिलाओं की प्रतिशत किसमें, तो इंटरनेट का उपयोग करने में। इंटरनेट का उपयोग जो है महिलाएं पहले 33.3% करती थी, अब 64.3% करने लगी। तो यहीं पे दिखाया गया उस बात को। आगे बढ़ के हम देखेंगे, तो स्वयं के बैंक खातों का संचालन करने वाली महिलाओं का प्रतिशत जो है इतना हो गया, यानी कि स्वयं उन लोग अपना बैंक खाता का संचालन कर रही है। कितना, तो 89% जो महिलाएं हैं वो मतलब स्वयं के बैंक खातों का संचालन कर रही है। और महिलाओं में फ़ोन का स्वामित्व जो है वो इतना पहुँच गया, यानी कि महिलाएँ जो खुद का फ़ोन रख रही है, जो अपना फ़ोन का स्वामित्व है उनका 63.6% हो गया है। तो थोड़ा-सा याद रखेंगे कि उनका बैंक खाता कितना हो गया है, इतना हो गया है 89%। और स्वयं जो मोबाइल का जो स्वामित्व रख रही है वो कितना है, तो वो जो है वो 63.6% हो गया है। और उनका जो स्वायत्तता है मोबाइल की महिलाओं की स्वायत्तता जो है इंटरनेट का उपयोग, वो 33.3 से बढ़कर 64.3% हो गया है। और हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस आंकड़े को देखेंगे जनसंख्या वृद्धि में कि भारत की कुल जो है प्रजनन दर, जिसे TFR कहा जाता है, अर्थात प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसतन, प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसतन संख्या जो है वो कितनी है, तो 2.0 है, पर स्थिर हो गई थी। क्या हो गई थी, स्थिर हो गई थी। या जो है प्रतिस्थापन जो स्तर है वो 2.1 है, से थोड़ा कम है। प्रतिस्थापन जो स्तर है उससे ये थोड़ा कम है, ये बताया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं,
जो कि ये दर्शाता है कि देश में जनसंख्या वृद्धि की गति स्थिर हो गई, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वो प्रस्थापन दर पूछा जाता है, तो ये थोड़ा-सा याद रखिएगा। और ऐसे जो औसतन है वो कितना है, तो वो 2.0 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि इस रिपोर्ट की थोड़ा-सा महत्व बताया गया है कि जो ये है राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है भारत में जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है। किससे? जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़ों को कृत करने के लिए ये व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। आप सारे पॉइंट को याद रखेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। आगे और कुछ पॉइंट को देखेंगे। जैसे हम पॉइंट में देखेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है एनएफएसएचएस रिपोर्ट 6 के अनुसार बिहार में, जैसे हम लोग बीपीएससी देने वाले हैं ना, तो बिहार में जो लगभग जो है 84 से 85% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। पिछले बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैंने इस कंटेंट को लिया है। तो 84 से 85 याद रखिएगा, इस बार भी आएगा तो उतना ही मारना है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग जो है 15 से 16% जो आबादी है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ये इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। निवास करती है और इसके साथ ही राज्य में देश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है। आपको पता होगा कितना, तो 1388 लोग प्रति वर्ग में है। आगे बढ़ते हैं, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब 84-85 और शहरी क्षेत्रों में 15-16। आगे देखते हैं, तो जनसंख्या वितरण में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसा कि बताएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिहार में लगभग 84% जो है, कुछ अनुमानों के अनुसार अब 88.7% आबादी गांव में निवास करती है। ये लोग मुख्य रूप से कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। आगे देखते हैं शहरी क्षेत्र में, जैसे कि दिखाया गया शहरी क्षेत्र में राज्य में जो है, यानी कि बिहार राज्य में लगभग 16% या करीबन 11 से 17% आबादी शहरों में रहती है और पूरे भारत में कम शहरीकरण दर वाला राज्यों में से एक है। यहाँ की शहरीकरण कम है बिहार में, ये बताया जा रहा है। एक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो बिहार के इस संदर्भ में एक लिंगानुपात है, किसके अनुसार? तो एन एफ एच एस रिपोर्ट 6 के अनुसार। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि लिंगानुपात में हम देखेंगे ग्रामीण लिंगानुपात, अगर उससे जनसंख्या पूछा गया था तो इस बार ग्रामीण लिंगानुपात भी पूछा जा सकता है, क्योंकि गाँव में लिंगानुपात जो है काफ़ी बेहतर है, जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो है वो 1111 महिलाएं हैं। इसको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो लिंगानुपात कितना है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये 1111 याद रखना है। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। शहरी लिंगानुपात देखें तो शहरों में आंकड़ा काफ़ी कम है, 1000 में जो है वो 882 महिलाएं हैं। इसको भी ये ध्यान रखना है कि जो एनएफएचएस रिपोर्ट है 6, उसके अकॉर्डिंग जो शहरी लिंगानुपात है बिहार में, वो देखेंगे तो वो कितना है, 982 है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। और देखते हैं साक्षरता में भी देख लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है बिहार के संदर्भ में। तो देखिए बिहार में ही हम देखने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है, जो कि लगभग 55% के करीब है। आगे देखते हैं शहरी क्षेत्रों में देखेंगे, तो शहरी क्षेत्रों में देखते हैं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर ग्रामीण साक्षरता दर की तुलना में काफ़ी क्या है, मतलब कि अच्छा है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। बुनियादी ढांचे में हम देखने वाले हैं, ये बिहार के संदर्भ में ही है, ध्यान रखिएगा कि जो है आवास में देखते हैं कि एनएफएचएस के अनुसार बिहार में केवल 34% परिवार जो है पक्के मकान में रहते हैं, जबकि 54% जो है अर्ध पक्के मकान में निवास करते हैं। 34% याद रखना है पक्के मकान में रहते हैं, और 54% जो अर्ध पक्के मकान में रहते हैं। ये बिहार का ही आंकड़ा है इस रिपोर्ट के अनुसार। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेयजल में क्या है कि शहरी परिवारों की तुलना में ग्रामीण परिवारों तक जो है पाइप द्वारा जो है, शहरी परिवारों की तुलना में ग्रामीण परिवार को जो 8% से बहुत ही कम जो है वो पहुंच पाया है, जबकि शहरों क्षेत्रों में कितना है, 18%। शहरी क्षेत्र में कितना, 18 है, और ये 8% कम है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10% ही है क्या, पेयजल की सुविधा। तो ये बिहार के संदर्भ में था। बिहार के संदर्भ में था कि 24% पक्के मकान में रहते हैं, 54 अर्ध में रहते हैं, और यहाँ महिलाओं का इतना महिला साक्षरता दर है, और जो है शहर में ठीक है, ये बताया हुआ था। और यहाँ जो है शहरी क्षेत्रों में इतना लिंगानुपात है और ग्रामीण क्षेत्रों में था, तो बिहार के संदर्भ में भी था। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा साथियों, और भी महत्वपूर्ण कंटेंट ही मैं दूंगी जो आप यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको मदद करेगा। थैंक यू साथियों।